हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राम राम, बैठिए बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो बच्चों कुछ मैंने आपको कल। नमस्कार, बैठिए, बोलिए। जय श्री कृष्णा। किसका किसका अल्फा पार्टिकल? किसका न्यूक्लियस? अच्छा अच्छा, न्यूक्लियस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो उसका आपको मास कुछ मान। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्स कुछ मानना पड़ेगा, है ना? सवाल में पूछा ही है ना आपसे। और कह रहा है कि जो ये टकराता है, मान लो वी स्पीड से, और फिर टकराने के बाद वापस चला जाता है वी डैश, है ना? और 75% एनर्जी लूज करता है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो 75 लूज करता है, तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं ना। जैसे पहले काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, और 75% लूज कर देगा तो केवल वन फोर्थ इसके पास बचेगी। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी वो पहले वाले की वन फोर्थ होगी। तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे आप हाफ एम वी डैश का होल स्क्वायर वन फोर्थ, और ये वाली काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से देखिए वी डैश की वैल्यू आ जाएगी, है ना? फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने को, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है क्या? हम्म। तो मान लेते हैं कि ये इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद इस डायरेक्शन में v1 हो गई है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v डैश प्लस v1, और अप्रोच वाली वेलोसिटी v है, ये बराबर 1। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। यहां से v1 की वैल्यू आएगी, क्योंकि v डैश आप यहां से निकाल लेंगे, यहां रख दीजिएगा। वी वी डैश और वी के टर्म्स में आएगा, तो यहाँ से वी1 की वैल्यू आ जाएगी। वी1 की आ गई, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइएगा। टकराने से पहले मोमेंटम और टकराने के बाद मोमेंटम, केवल यही अननोन रह जाएगा। जब ये वाली इक्वेशन लगाएंगे तो उससे ही आ जाएगा। ठीक है। राइट राइट, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो ऐड करते हैं, राइट। चलिए, तो जो मैंने कुछ शायद सवाल आपको दिए थे होमवर्क में, आप मोस्ट प्रोबेबली करे हैं, नहीं करें तो आइए शुरुआत करते हैं। ये वाला था बच्चों एक होमवर्क में, बोलिए। नहीं नहीं, उसने आपको केवल उसके लिए बोला है ना कि हीलियम के पार्टिकल में 75% का लॉस होता है, तो फिर वो तो टोटल लॉस होगा ना, वो जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं। हाँ, फिजिक्स में सवाल कराएंगे। दंगल के लिए थोड़ा सा सेटअप नहीं है, पर सवाल है, कोशिश करेंगे कि सवाल कर लें ढेर सारे। हाँ बच्चों, इसको अच्छा कर लिया क्या आप लोगों ने इसको सॉल्व? ओके ओके ओके। बाकी जो लोग अटेम्प्ट नहीं किए बच्चों, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं 1-2 मिनट वेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं।
बच्चों आंसर आ जाए तो बता सकते हैं आप, एक दो बच्चों ने बता दिया है, बाकी लोग का भी आ जाए तो बता दीजिएगा। चलिए, कह रहा है व्हील ऑफ मास 20 kg रेडियस 30 सेंटीमीटर रोटेटिंग at an angular speed of 80 revolution per minute when the motor is turned off, neglecting the friction at the axis. Calculate force that must be applied tangentially to the wheel to bring it to rest in 5 revolution. ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 5 दे रखा है, थोड़ा सा अलग सवाल है जिस तरह से हम लोग कर रहे थे उनसे। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 5 दे रखा है, तो जो एंगल घूम, हाँ रिंग करेंगे। रुक जाइए एक सेकंड। व्हील ऑफ मास 20 kg रेडियस 30 सेंटीमीटर रोटेटिंग अबाउट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 80 रिवॉल्यूशन पर मिनट व्हेन द मोटर इज टर्न्ड ऑफ। अब यार ये थोड़ा सा पढ़ के भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक सेकंड ना, मुझे ऑप्शन देखने दीजिए। 1.06 उसका डबल 2.6। यार अब इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब है ना कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि व्हील डिस्क भी हो सकती है, रेडियस, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, चूंकि रिंग और डिस्क में आधे का फर्क है, तो दोनों से हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ क्लियरली तो इसमें मेंशन नहीं है ना, पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। किसी ने सॉल्व किया है बच्चों? अगर कोई बताना चाहिए क्या रिंग करके मैच कर रहा था ऑप्शन। ठीक ठीक ठीक, ओके। बच्चों नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 5 है और थीटा तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को, तो ये 10 पाई रेडियन इतना एंगल रोटेट कर जा रहा है, और इतना एंगल रोटेट करने के बाद रेस्ट पे आ रहा है, तो फाइनल ओमेगा 0, इनिशियल ओमेगा 80 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, तो 80 और रिवोल्यूशन तो 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओमेगा नॉट, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा, और थीटा की वैल्यू 10 पाई अभी हम लोगों ने निकाल ली है। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा 2 अल्फा 10 पाई बराबर माइनस, कैंसिल कर देते जो जो कैंसिल हो पाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू पाई स्क्वायर, 64 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, यहां से पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए 32, तो जो और कैंसिल हो सकता है 2 से और कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे 5, 2 से कैंसिल करेंगे 16, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू 16 पाई बाई, और 5 इधर चला जाएगा तो 45, ये बनेगा अल्फा की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अगर किसी ने किया हो सॉल्व और अल्फा मैच कर रहा हो तो आप बता दीजिएगा, या ऐसे ही आया है? ठीक, अब उसके बाद ये अल्फा निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी हम लोगों को, देखिए सवाल में आपसे पूछा गया है कि फोर्स कितना लगाना चाहिए, ठीक है, रोकने के लिए। तो अगर आपके पास अल्फा आ गया तो टाउ बराबर आप लिख सकते हैं आई अल्फा, है ना, और टाउ हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी उसकी रेडियस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग एक काम करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को के लिखते हैं, के एम आर स्क्वायर। अब अगर के की वैल्यू 1 डालेंगे तो रिंग मान के चलेंगे, और के की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो वो डिस्क हो जाएगा। रेडियस और जायरेशन नहीं है बच्चों, है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसको कुछ और नंबर दे देता हूँ, सी दे देता हूँ। तो सी की वैल्यू 1 रखेंगे तो रिंग मान लेंगे, और सी की वैल्यू 1/2, क्योंकि सवाल पढ़ने से समझ नहीं आ रहा कि व्हील कैसा लेना चाहिए, तो आई की वैल्यू सी एम आर स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू होगी 16 पाई बाय 45। ठीक है, यहां से आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो सी एम आर 16 पाई बाय 45।
अब वैल्यू रख देते हैं बच्चों, सी को एज इट इज रहने देते हैं। मास हमारे पास कितना है, 20 kg है, और रेडियस 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर हो गया, और 16 पाई बाय 45, 16 पाई बाय 45। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 9, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4, और बच्चों कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है, आप देख लीजिए अगर कुछ लग रहा है कुछ कैंसिल हो सकता है तो। हाँ 3 से 9 कैंसिल हो, बिल्कुल 0.1 और ये 3 हो जाएगा, है ना। तो क्या 16 चौके 64, और 6.4 या 6.4 पाई बाई 3, ठीक है। अब देखिए सी की वैल्यू अगर 1 ले लें, रिंग मान लें, तो पाई और ये ऑलमोस्ट, ये पाई और डिवाइड बाय 3 ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, तो 6.4 हमारे पास ऑप्शन, अच्छा पाई के टर्म्स में ही आंसर है, ठीक है ठीक है। तो 6.4 को डिवाइड करिएगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सी ऐसा 3 2 और 3 1, है ना, तो 2.13 समथिंग आएगा, इतने पाई। अब सी की वैल्यू देखिए बेटा, अगर हाफ हाफ रखेंगे, अच्छा दोनों ऑप्शन दिया हुआ है सी की चूंकि वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2.13 आएगा, है ना, 2.13 पाई, और सी की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो मैच नहीं कर रहा है। अगर सी की वैल्यू 1/2 रखेंगे, ठीक है, तो सी की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इंटू 2.13 पाई, ठीक है। तो अगर बच्चों 21, तो ये 1.06 पाई बन जाएगा, ठीक है, 1.06 पाई एग्जैक्ट आ जाएगा अगर आप सी की वैल्यू 1/2 लेते हैं, यानी डिस्क मान के बच्चों चलना चाहिए, और 1.06 पाई न्यूटन इतना फोर्स आ जाएगा। और व्हील बच्चों, मतलब व्हील सेंटर पे भी कुछ केवल रिंग ऐसा व्हील है ना, तो देखिए व्हील आप, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जाए जहां पे व्हील को उसने रिंग मान लिया तो बात अलग है। बाकी देखिए व्हील क्या रहता है, ऐसा नहीं हो सकता, व्हील एक्चुअली ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे स्पोक्स रहते हैं, ठीक है, तो कुछ सेंटर के आसपास भी मास डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ऐसा नहीं रहता केवल मास यहाँ पे अवेलेबल है, तो ठीक है डिस्क मान सकते हैं व्हील को। किसी बच्चे ने निकाला था सॉल्व करके बेटा, और आंसर आया था किसी का होमवर्क में। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ओके। हम्म, हम्म, हम्म। इस तरह से बच्चों इसको सॉल्व करना था। और एक सवाल शायद और दिया था मैंने आप लोगों को घर के लिए, वो भी करते हैं। बोलिए। हाँ डिस्क कंसिडर करना सेफ ऑप्शन रहेगा। फिर भी आपको जैसे सवाल की लैंग्वेज पढ़ के आपको ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऑप्शंस के हिसाब से आप जा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप डिस्क कंसिडर करना सेफ रहेगा, क्योंकि स्पाइक्स रहेंगे ना ये जो, है ना, तो थोड़ा बहुत मास सेंटर के आसपास भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो डिस्क कंसिडर करना सेफ ऑप्शन है। अगला सवाल कराऊं बच्चों। ठीक है, देखिए अगला सवाल, ये भी शायद मैंने होमवर्क दिया था, मुझे याद नहीं है।
8 आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ओके चलिए, आइए बच्चों करते हैं सॉल्व। कह रहा है फिगर शोज अ यूनिफॉर्म डिस्क विद मास m 2.4, रेडियस 20 सेंटीमीटर, mounted on a fixed horizontal axis. Block of mass 1.2 kg hangs from a massless cord. ठीक है, टेंशन इन द कॉर्ड बताना है। तो सबसे पहले बच्चों आप अल्फा निकाल सकते हैं, है ना, कि किस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा होगा और ब्लॉक नीचे जा रहा होगा। बेसिक मेथड तो यही बच्चों कि आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, इस पे टेंशन लगाएं और फिर टी बराबर आई अल्फा लिखें, ए बराबर आर अल्फा और पूरा सॉल्व करें। तो कल मैंने आपको अल्फा के लिए डायरेक्ट इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए बताई थी बच्चों, ये स्टैंडर्ड केस है, अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो अच्छा होगा। तो थोड़ा सा मेरी मदद करिए बच्चों, अल्फा बराबर मैंने क्या बताया था आप लोग को? हाँ 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 हाँ, m1g m1r प्लस आई अपॉन आर, यही बताया था ना बच्चों कल। तो m1 में आप एक सेकंड पर, हाँ, तो बच्चों ये कह रहा था मैं कि जैसे ये डिस्क है, ठीक है, इसका मास और रेडियस गिवन है, आप सीधे सीधा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। तो अल्फा बराबर m1g डिवाइड बाय m1r। तो m1g, m1 की वैल्यू बच्चों 2.4 है, 2.4 इंटू जी यानी 24 डिवाइड बाय 2.4 इंटू रेडियस, रेडियस है हमारे पास 20 सेंटीमीटर यानी 1/5 प्लस आई, क्योंकि सवाल में बोला गया कि यूनिफॉर्म डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे तो 2.4 और आर स्क्वायर और बाई 2, तो बच्चों ये बन जाएगा आपका 1.2 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 25, ठीक है। कुछ ये सिचुएशन बनेगी तो आपको अल्फा की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जब अल्फा के लिए आप सॉल्व करिएगा बच्चों तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ये 25 बन जाएगा, तो ये 5 और 24 इंटू 5, एक सेकंड मैंने गलत लिख दिया क्या कुछ? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, एम जो है ये डिस्क का है ना, ब्लॉक का मास 1.2 है, बिल्कुल होगी, है ना, ब्लॉक का मास, एक सेकंड में फिर से लिखता हूं, ठीक है, बिल्कुल सही है। m1 जो होती है ब्लॉक का मास है ना, तो ये हम लोग का डिस्क का मास है 2.4, ब्लॉक का मास 1.2 है, बिल्कुल। तो 1.2 इंटू जी और ब्लॉक का मास फिर से 1.2 और रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर मतलब 1/5 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, तो 2.5 यानी 1/2 इंटू 2.4 मास ऑफ डिस्क हो गया, और आर स्क्वायर बाई 2 तो 1/5 का स्क्वायर। अब देख लीजिए बच्चों, और अगर अभी भी कुछ आपको लग रहा है तो पूछ लीजिए कि क्या कैसा है, बाकी इस तरह से कुछ लिखना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, और नीचे आप चूंकि सिंप्लीफाई करने पे ये 1.2 बन रहा है, और नीचे आप देखोगे बच्चों तो एलसीएम लेने पे 25 बनेगा, तो 25 बनेगा तो 5 और 12 पंचे 60, ये बन जाएगा 6 प्लस 25 का स्क्वायर ऑलरेडी यानी 25 लिखा हुआ है, यहाँ 1.2 हो जाएगा, 12 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7.2, ठीक है, और ये कैंसिल करेंगे बच्चों तो 0.6 आ जाएगा, यानी 250/6, 250/6 या 125/3 इतने रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी।
और अब सवाल में क्या पूछा है, टेंशन पूछा है। तो देखिए टेंशन, इसका मास 1.2 kg है और ये ब्लॉक ए एक्सलेशन से नीचे जाएगा। ए की वैल्यू रखना है बच्चों, तो ए बराबर आर अल्फा रख दीजिए, ठीक है। तो आर इसमें 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर 1.5 इंटू 125/3, 25/3 ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए 25/3 होगा और नीचे की तरफ जा रहा है बच्चों, तो टेंशन आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा m1 टाइम्स g प्लस ए। m1 है 1.2, g की वैल्यू 10 और प्लस ए, ए 25/3, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते बच्चों इसको, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गई। 1.2 इंटू एलसीएम लीजिए 3, 30 प्लस 25, 55 और कैंसिल करिएगा तो 0.4 आ जाएगा। 55 दूनी 110, दूनी 222, सॉरी 220, 22 आ रहा है यार मेरा जी का वैल्यू। हाँ जब आप रखे तो हाँ आर भी तो होता है, तो 1/5 होल स्क्वायर मतलब अपॉन में आर भी तो आएगा ना, तो आपने ओ हाँ यार, बहुत लेट बताए हो यार तुम। हाँ लेंदी है थोड़ा, कैलकुलेशन है अनडाउटेडली कैलकुलेशन है बच्चे, इसमें कुछ कर नहीं सकते। बाकी बेसिक से भी जा सकते हैं ना, कि 3 इक्वेशन बना के वैसे भी कर सकते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है यार, है ना। फिर से देखो, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी थी, अल्फा बाई आर होता है, मैं आर मिस कर दिया था। तो 1.5 से मैं अब 1/5 इधर है, एलसीएम ले लो 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1.2 और ये प्लस बन जाएगा, एलसीएम लेंगे 5 तो ये भी 1.2 ही बचा और ऊपर है ऑलरेडी 1.2 इंटू 10, ठीक है। जो कैलकुलेशन देखते रहिएगा और लगे आपको कोई चीज मिस कर रहा हूं तो बताइएगा। 5 ऊपर चला जाएगा तो 12 पंचे 60, 6, ठीक है। और नीचे बन जाएगा 2.4। अल्फा की वैल्यू अच्छा बहुत सिंप्लीफाइड आ रही है, 25 आ रही है अल्फा की वैल्यू। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आर अल्फा, तो आर है हमारे पास 1/5 और अल्फा है हमारे पास 25, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5। ए की वैल्यू 5 आएगी तो यहां पे सीधे रखते हैं जी प्लस ए 15, तो ये 1.2 इंटू 15, ठीक है। 15 30 0 3, अरे यार ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा भाई। हम्म नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ मतलब अल्फा निकाल के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रुको एक सेकंड, मैं टेंशन भी फिर भी लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन ए एम जी, तो एम जी माइनस टेंशन बराबर एम ए, अरे यार हाँ, टी बराबर एम टाइम्स जी माइनस ए, तो टी बराबर एम टाइम्स जी माइनस ए, एम है 1.2 और जी माइनस ए, जी की वैल्यू लेते हैं 10, ए हमने निकाला है 5, हाँ 6 न्यूटन आना चाहिए, अभी फाइनल है ना। देखो तो इसमें थोड़ा सा बच्चों कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो गई, क्योंकि पहले अल्फा निकालना था, है ना। मैंने थोड़ा सा वैल्यूज प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट नहीं करी तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। पर आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इसमें जो अल्फा की वैल्यू है, इसमें जो m1 है वो मास ऑफ द ब्लॉक है, ठीक है। m1 जो है वो मास ऑफ द ब्लॉक है, m 1.2 और यहाँ पे भी 1.2 इंटू आर प्लस आई बाई आर। तो जहां पे m1 है वो ब्लॉक के मास है, आई आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क रखनी है, ठीक है। और बाकी सब्स्टिट्यूट करना है, अल्फा की वैल्यू 25 आएगी, उसके बाद ए निकालिएगा, एक्सलेशन की वैल्यू 5 आएगी। नीचे की तरफ एक्सलेट हो रहा है बच्चों जी माइनस ए, ऊपर की तरफ मैंने लगा दिया था जी माइनस ए, नीचे की तरफ एक्सलेट हो रहा है, तो जी माइनस ए 5 और 1.2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बाकी बच्चों ये जो सवाल है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब जैसे कई बार आपसे अल्फा पूछ लेगा, कई बार एक्सलेशन पूछ लेगा या फिर टेंशन पूछ लेगा, तो जो भी है आप कर सकते हैं। बाकी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ
मतलब आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा, ए की वैल्यू निकाली फॉर्मूले से, यस ठीक है। तो ए बराबर, चाहे आप अल्फा निकाल लीजिए, अब जैसे ए का फॉर्मूला बनाना है तो आर अल्फा, दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, तो वैसे भी हो जाएगा। अब इस आर को नीचे ले आएंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आई बाई आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। वो अभी मैं आपको कराऊंगा ऐसा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक पुली ब्लॉक वाला। सर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं टी आर बराबर आई अल्फा, सर टी आर बराबर आई अल्फा एक फॉर्मूला लगाया है आपने, वो लगा सकते हैं इसमें, लगा सकते हैं बेटा, लेकिन आपको टेंशन कैसे पता होगा? टेंशन तो नहीं पता होगा ना हमें। सर टेंशन तो निकालनी है ना। हाँ, तो इसमें फिर ठीक है, निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, टी इंटू आर बराबर आई अल्फा, सही है, ये हमें निकालना है, ठीक है, ये पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा स्क्वायर बाई 2 पता है, और अल्फा हमें अच्छा अल्फा फॉर्मूले से निकाल लोगे, ऐसा बोल रहे हो? यस सर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अल्फा फॉर्मूले से निकाल के टी इंटू आर बराबर आई अल्फा में रख दीजिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे भी आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, हाँ करिए करिए। बच्चों इससे आप कैलकुलेशन से मतलब डरिएगा नहीं, सवाल आएगा, है ना, मतलब इस टाइप के सवाल बन सकते हैं और एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करें। हाँ हाँ बोलिए। सर इसमें ये नहीं कर पा रहे कि ये इक्वेशन क्या सीरीज में चल रही है, वो कैसे सॉल्व होगी सर बोर्ड पर? मैं बताता हूँ आपको, आप ये इक्वेशन आपको समझ में आ रही है, ए बराबर आर, मतलब ये अल्फा बराबर, ये क्लियर है? हाँ मैं बताता हूँ, अब आप उसमें ना m1g की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, m1 मतलब ब्लॉक का मास 1.2 है ना, तो 1.2 इंटू 10 डिवाइड बाई 1.2 इंटू आर, आर 1/5 है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना है डिस्क का, चूंकि इन्होंने सवाल में बोल दिया है कि ये डिस्क है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 कर दीजिएगा, तो m 2.4 है, r 20 है, तो 2.5 एम आर स्क्वायर है ना, वो रख दिया है, और चूंकि नीचे एक r है तो ये 1/5 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल होगा, सिंप्लीफाई करोगे तो आप अल्फा की वैल्यू 25 आएगी, ठीक है, अल्फा 25 है तो आर अल्फा करेंगे, ये ए आ गया, ए बराबर आर अल्फा, तो ए की वैल्यू 5 आ गई, ए की वैल्यू 5 आ गई, तो टेंशन बराबर m टाइम्स g माइनस ए, ठीक है, क्योंकि नीचे जा रहा है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप सीधा उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके कि नीचे नेट एक्सेलरेशन है, टेंशन ऊपर mg नीचे, तो mg माइनस टी बराबर m है, ठीक है, वही तो टेंशन की वैल्यू लगा दी, कर दिया। थैंक यू सर। सर थोड़ा सा ये बता दीजिए, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें मास कौन सा रखेंगे, वही गलती हो रही है। m1 मतलब मास ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक का मास है, आपको मास केवल ब्लॉक का ही रखना है, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, केवल इसका इनर्शिया रखना है, इनर्शिया इसका रखना है, बाकी जहां जहां m है वो मास ऑफ ब्लॉक है, ठीक है। ठीक है सर। सर डन है, चलिए एक सवाल और करते हैं बच्चों। देखिए एक और कैटेगरी के सवाल है बच्चों, इसमें क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको एक कोने से हिंज कर दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि एक मैं डिस्क ले लेता हूं, हाँ हाँ एक क्वेश्चन और दिया था, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ क्या सॉल्व किया आप लोगों ने उसको? हाँ हाँ कोई बात नहीं, करते हैं सर। बच्चों एक सवाल दिया था मैंने, कोई उसमें डिस्कशन करना चाहे कि सर ऐसे सोच रहे थे, ये कर रहे थे, कोई बताना चाहे अपने थॉट प्रोसेस तो बिल्कुल बता सकता है। तो इसमें बच्चों ऐसा था कुछ कि एक ट्रायंगुलर लैमिना था, ठीक है, और ट्रायंगुलर लैमिना या प्रिज्म जो भी मान लीजिए आप, उसको कुछ इस तरह से रख दिया था और बोला था कि थीटा एंगल पे जस्ट
टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, मतलब टेंडेंसी ऑफ टॉपलिंग है इस थीटा पे। तो बताइए साइड लेंथ कितनी होगी? इक्विलैटरल ट्राइंगल था। कोई बच्चा बताना चाहता है इसमें अपने थॉट्स कि सर ऐसा सोच रहे थे? हाँ हाँ बोलिए। अच्छा लेफ्ट की तरफ हो जाएगी, ऐसा कुछ? ठीक है, ये इधर फ्रिक्शन हो जाएगा, नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, mg cos थीटा के बराबर फोर्स इधर आएगा और इधर mg sin थीटा है। ठीक है, ठीक है। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम तो आपने बिल्कुल एकदम परफेक्टली ड्रॉ किया, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत बढ़िया। अब बताइए फिर आगे क्या करना चाहिए? a/2 इंटू नॉर्मल हो जाएगा, सही बात है, एकदम परफेक्ट है। और इसको कौन बैलेंस करेगा? ओके, mg sin थीटा इंटू, हाँ मतलब ये चूंकि, हाँ क्योंकि ये हाइट h होती है ना, और ये जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से h/3 ऊपर होता है ना। जैसे ट्रायंगल की हाइट h है तो सेंटर ऑफ मास h/3 ऊपर रहता है, ठीक है, सेंटर तो h/3 ऊपर रहेगा, तो आप mg sin थीटा इंटू h/3, ठीक है। आपका एक्सप्लेनेशन, आपने यही 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 सोचा था हाइट, या आप हाइट क्या बोल रहे थे? अंडर रूट 3/4 ऐसा हाइट बोल रहे थे आप? मैं एक सेकंड देख लेता हूं। पूरी h हो जाएगी a अंडर रूट 3/2 हो जाएगी, जो पूरी हाइट होगी उसका आधा नहीं होगा एक्चुअली। जो सेंटर होता है वो नीचे से h/3 ऊपर से 2h/3 है ना, तो इसका ऐसा होगा। खैर फिर भी बहुत बढ़िया सोचा बच्चों, देखो इन्होंने जो सोचा है मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस है, एकदम करेक्ट है। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम पे बिल्कुल सही बनी है। नॉर्मल जो है वो mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, कारण क्या है कि इस डायरेक्शन में प्रिज्म या जो भी ट्रायंगुलर ब्लॉक है वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो mg cos थीटा को नॉर्मल बैलेंस करेगा। दूसरा जो थॉट प्रोसेस होगा कि चूंकि ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो भी mg sin थीटा के बराबर होगी। सर आपको कैसे पता स्लिपिंग नहीं हो रही है? सवाल में बताएगा कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू स्टॉप स्लिपिंग, ठीक है, तो स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिपिंग नहीं हो रही है मतलब इस डायरेक्शन का जो फोर्स है यानी कि mg sin थीटा, उसको फ्रिक्शन बैलेंस कर पा रहा है, ठीक है। अब टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है। सर मैं टॉर्क किसके बारे, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखिए। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो देखिए बेटा, पहला तरीका सोचने का कि देखिए इसका mg sin थीटा और इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। कारण क्या है बच्चों? ये mg sin थीटा और mg cos थीटा का सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 होगा। कारण क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। या फिर आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि चूंकि दोनों ही फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं वहां से पास हो रहे हैं, तो उसका टॉर्क नहीं आएगा। अब बचता है फ्रिक्शन का टॉर्क, तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है mg sin थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है h/3, ठीक है। अगर हाइट ऑफ द ट्रायंगल h है तो वो रख देंगे, ठीक है। ये एक तरीका हो गया टॉर्क सोचने का। दूसरा तरीका कि एक कपल बना, देखो mg sin थीटा इधर है, उतना ही mg sin थीटा इधर है, ठीक है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों में से एक फोर्स लिख लो, mg sin थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस h/3, तो भी टॉर्क उतना आ रहा है। अब इस टॉर्क को चूंकि अगर आप देखिए तो फ्रिक्शन चाहता है कि ऐसे रोटेट कर जाए, ऐसे रोटेट कर जाए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, नॉर्मल चाहता है कि ऐसे रोटेट कर जाए सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसा, तो क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल जो है वो फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस कर रहा है, इसलिए दोनों को बैलेंस कर दिया। अब चलिए बच्चों आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो a/2 बराबर a/2 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू बच्चों mg cos थीटा बराबर mg sin थीटा। मुझे लग रहा है बच्चों tan थीटा की वैल्यू कुछ कांस्टेंट आ जाएगी, देखते हैं। mg sin थीटा इंटू h/3, h/3 मतलब h बच्चों देखिए जो हाइट है ना ट्राइंगल की, चूंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये जो पूरी हाइट होगी h, ये हो जाएगी a sin 60, है ना। h बराबर आ जाएगा a sin 60, ठीक है। sin 60 का मतलब हो गया a√3/2,
ठीक है। और ये जो हाइट होती है बेस से सेंटर 1/3 हाइट पे होता है, तो h/3 रखेंगे, यानी जो हाइट निकाला उसको 3 से और डिवाइड करेंगे। जब 3 से और डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा a डिवाइडेड बाई √3 से कैंसिल करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। तो a डिवाइड बाई 2√3 ये h की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं यहां पे रख देता हूं a डिवाइड बाय 2√3। ठीक है। अब बच्चों देखिए mg a कैंसिल हो जाएगा, g से g भी हो ही गया है। अब हमारे पास बचता क्या बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू √3 आ जाएगी, कॉस थीटा बराबर √3 आ जाएगा। तो टैन थीटा बराबर बच्चों यहां से √3 आ जाएगा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। ठीक है, यानी वो एंगल जिसपे ट्रायंगुलर ब्लॉक जस्ट टॉपल कर जाएगा वो एंगल बच्चों 60 डिग्री है, मतलब साइड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ए से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सीधा सीधा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है। हाँ, ए की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, मुझे लग रहा था कि ए पे डिपेंडेंसी आएगी पर नहीं आ रही बच्चों। देखो सवाल है ना, ए पे मतलब एक किसी भी साइड का आप ट्रायंगल रख देंगे तो अगर थीटा 60 डिग्री है, किसी भी साइड किसी भी डायमेंशन का आप ट्रायंगुलर वो रख देंगे, वेज या ट्रायंगुलर ब्लॉक रख देंगे, इक्विलैटरल होना चाहिए। तो देखो साइड से इंडिपेंडेंट आ रहा है, एक कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, 60 डिग्री पे जस्ट टॉपल कर जाएगा, उससे ऊपर करेंगे जैसे 61 62 पे टॉपल कर जाएगा, उससे नीचे रखेंगे तो टॉपल नहीं करेगा, नॉर्मल कहीं यहां पे होगा, डायमेंशन से इंडिपेंडेंट आ रही है। ठीक है, किसी कुछ बच्चों क्रॉस क्वेश्चन पूछना है कि सर ऐसा है वैसा है, कुछ भी बोल सकते, बोलिए बोलिए। सर एक बार इसकी हाइट बता दीजिए। हाइट जो है ना, ये है हाइट। ठीक है, ये हाइट है। ठीक है, ये हाइट है, तो ये 60 डिग्री है, तो आप साइन 60 लिख दीजिए, साइन 60 बराबर क्या लिखेंगे, ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए है, तो h की वैल्यू a साइन 60 आ जाएगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो a की वैल्यू a √3/2 आ जाएगी। किसी कोई चीज समझ नहीं आई हो बच्चों क्रॉस क्वेश्चन की, सर ये ऐसे क्यों कर दिया वैसे क्यों कर दिया, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बच्चों आज दूसरी क्लास भी मेरी है, तो कुछ सवाल हम लोग इस वाली क्लास में कर लेंगे प्रैक्टिस वाले, कुछ सवाल अगली वाली क्लास में कर लेंगे। सर कौन से नहीं होने वाली? क्या बेटा? कौन सी क्लास है? इसके बाद जस्ट इसके बाद। ओके सर। केमिस्ट्री नहीं होगी क्या? हाँ, केमिस्ट्री शायद नहीं है यार आज, मतलब नहीं है, कल तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी। ओके हम्म, बच्चों हैप्पी गणेश चतुर्थी तुम सभी को। आज ही के दिन हम लोग, आज के दिन गणेश जी बैठते हैं बच्चों, धन्यवाद 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 धन्यवाद, आज के दिन बैठते हैं ना। आज के दिन विसर्जित हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं, 11 दिन, आज तो आज आएंगे ना, मतलब ऐसा होगा। सर आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों सब कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, आप इनको जरूर एक बार कर लीजिएगा, ऐसे इनको सोच के मत रखिएगा कि नहीं हमें क्या है, आ सकते हैं बच्चों सवाल और समझ में आना चाहिए आपको। बोलिए सर ये a/2 क्यों लिया? n मैंने a/2 लिया क्या? n नहीं, mg cos थीटा लिया है, n mg cos थीटा लिया। अच्छा, उसके साथ a/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ऐसा पूछ रहे हैं आप? देखिए ये सेंटर है ना, और यहां से फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी जो दूरी है वो देखिए कुछ ये है दूरी। ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सेंटर बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो ये दूरी जो है वो a/2 हो जाएगी, है ना, ये वाली दूरी, तो नॉर्मल इंटू a/2। आइए बच्चों नेक्स्ट एक और
कॉन्सेप्ट करते हैं, थोड़ा सा एक कैटेगरी के सवाल और कराता हूं मैं आपको टॉर्क में। कुछ सवाल बच्चों ऐसे दिए रहेंगे आपको कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, वो एक पॉइंट से हिंज होगी और फिर उसको रोटेट करने के लिए छोड़ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। मैं जैसे एक समझाने के लिए एक सवाल लेता हूं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से डिस्क है और इस डिस्क को एक एंड पे ऐसा हिंज कर दिया गया है, ठीक है, इस एंड पे ऐसा हिंज कर दिया गया है इस डिस्क को, और ऐसा कुछ सिनेरियो है। डिस्क है, मास m, रेडियस r, ठीक है। यहां पे अभी अभी हम लोग इसको होल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है, ऐसा होल्ड करके रख रहे हैं। बच्चों जैसे आप रिलीज करेंगे वर्टिकल प्लेन में है, तो क्या लगता है बच्चों आपको क्या होगा? जैसे आप अभी होल्ड करके रख रहे हैं डिस्क को, ऐसा पकड़ा हुआ है आपने, छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये इसके अबाउट फ्री टू रोटेट है, पॉइंट ओ के अबाउट। क्या होगा बच्चों, आपको क्या लगता है? नीचे की तरफ आ जाएगी ऐसे रोटेशन से, है ना। तो आप सवाल में पूछ दिया जाएगा कि इस मोमेंट पे अगर हम डिस्क को रिलीज करते हैं तो बताइए कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से डिस्क नीचे रोटेट करके आएगी। मैं समझाता हूं आपको, ध्यान सुनिएगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा होता है, जैसे पॉइंट ओ के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो ये एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो आपको इसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना होगा, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है उसके अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको टाउ बराबर आई अल्फा यूज कर सकते हैं, तो अल्फा बराबर आपके पास आ जाएगा टाउ बाई आई। लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो टॉर्क लिखेंगे वो भी इसी एक्सिस के अबाउट होगा और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे वो भी इसी एक्सिस के अबाउट होगा। तो जैसे बच्चों थोड़ा मुझे सोच के बताइएगा, जैसे हम इसको रिलीज कर रहे हैं तो ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो कारण क्या है इसके रोटेशन का? क्या टॉर्क आ रहा है? किसकी वजह से टॉर्क आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फोर्स mg ये लग रहा होगा बच्चों सेंटर पे, ठीक है, डिस्क का जो सेंटर उस पर ग्रेविटी लग रहा होगा और यही ग्रेविटेशनल फोर्स रोटेशन का कारण। तो अब जैसे यहां पे आप इस मोमेंट पे अल्फा लिखना है, तो अल्फा बराबर टाउ बाय आई। टाउ हो गया बच्चों फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स है mg, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r, है ना। देखिए फोर्स mg है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो ये टॉर्क हो गया ग्रेविटी का जो रोटेशन का कारण है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के अबाउट लिखनी है, तो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है डिस्क का, और शिफ्ट कर देंगे यहां पे तो mr स्क्वायर और जोड़ेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। हाँ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ हो जाएगा, तो इसको रख दीजिए 3/2 mr स्क्वायर। तो यहां से देखिए एम आर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बन जाएगा 2g डिवाइड बाई 3r, ठीक है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन इस पॉइंट के अबाउट हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों अगर मैं तुमसे इस मोमेंट पे जैसे अल्फा तो ये आपने निकाल लिया, नोट कर लीजिए सब कोई, और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ डिस्क कितना होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन तो आपने अल्फा का बता दिया इस एक्सिस के अबाउट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंटर का कितना होगा? हम्म हम्म हाँ एक सेकंड आते हैं इस पे। हाँ क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी आवाज थोड़ा बीच में चली गई थी, बोलिए फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? हम्म, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है हिंज फोर्स। हाँ, हिंज फोर्स में दो रिएक्शन आएंगे, NX और NY। हाँ बोलिए, किसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे? इसके अबाउट, तो इसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो ये नॉर्मल इन दोनों का तो जीरो हो जाएगा टॉर्क। हाँ वो तो लिख दिया mg इंटू r। हाँ वही तो किया है,
वही तो किया, टाउ बराबर आई अल्फा ही तो लग, क्या कर दिया आपने, कैसे लगा गया आपका, क्या लिखा है आपने, मुझे बताइए क्या किया आपने, टाउ की जगह क्या लिखा है? एम जी इंटू आर लिखा होगा ना, आर बाई टू क्यों लिखा है आपने? ठीक है, तो हाँ किसी बच्चे ने सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बारे में, मतलब ये सेंटर का एक्सेलरेशन, बच्चों सेंटर का एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, कितना बताएंगे बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर? टू 2g/3 आ जाएगा। कैसे कैसे बच्चों, क्या किया आपने? ए बराबर ए टेंजेंशियल बराबर आर अल्फा, है ना, बिल्कुल। तो यही इसका 2g/3 इसका सेंटर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हो सकता है बच्चों सवालों में आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन ना पूछे, डायरेक्टली बोल दिया जाए कि एक डिस्क है और इसको रिलीज कर दिया गया है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज है, रिलीज कर दिया गया, बताइए सेंटर का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सेंटर का एक्सेलरेशन बच्चों 2g/3 होगा, फिर आपको अल्फा निकाल के आर अल्फा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं एक सवाल देता हूं इसी से मिलता जुलता, कोशिश करिए सारे बच्चे करिए करने का। हाँ करिए करिए। अगर इसी केस में टेंजेंशियल टू द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पूछता तो टेंशन भी लेता। टेंजेंशियल देखिए, सेंट्रीपेटल बहुत बड़ी सवाल है, लेकिन सेंट्रीपेटल आने के लिए आप सोचिए ना, सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर मोशन से, याद करिए। एम मतलब मास, हाँ सही बता रहे हैं आप, लेकिन आप सेंट्रीपेटल फोर्स बता रहे हैं ना, एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर केवल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की बात की जाए तो क्या होगा? वी स्क्वायर बाय, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए जब आप रिलीज कर रहे हैं ना, जैसे आप अभी तक पकड़े थे आप छोड़ दिए, तो सेंटर के पास कुछ स्पीड नहीं है ना, जब धीरे धीरे स्पीड आएगी, जब वो जैसे आप रिलीज कर दिए, जब यू यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया तो उसके पास स्पीड आ जाएगी, तो वहां पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा। इस मोमेंट में कोई सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन नहीं है। मेरी बात समझ गए आप? और बच्चों आपसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां का पूछ दिया जाता, पॉइंट डी का पूछ दिया जाता, तो फिर आप इसमें क्या अंतर लाते अपने सवाल में या आंसर में, क्या अंतर करते? 2r से मल्टीप्लाई कर देते, बिल्कुल। कुछ एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, सारे लोग आराम से अटेम्प्ट करिए, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करिएगा। ओके, ऑप्शन बी, अच्छा मतलब हाँ एक्चुअली बच्चों, हाँ हाँ दोनों सेम है।
बाकी लोग भी बच्चों करिए, दो तीन आंसर्स आए हैं, बाकी लोग भी एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। देखिए बच्चों, पॉइंट बी के अबाउट हिंज है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट रॉड रोटेट करेगी। तो मैं अगर थोड़ा सा अलग से डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखिए सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि ये रॉड है और यहां पे आपका पॉइंट बी है, ठीक है। तो रोटेशन होगा वो पॉइंट बी के अबाउट होगा। अगर रोटेशन पॉइंट बी के अबाउट हो रहा है, देखिए फोर्सेस कुछ इस तरह से लगेंगे। mg फोर्स नीचे की तरफ, हाँ mg फोर्स बच्चों नीचे की तरफ, और जो mg है वो सेंटर पे लग रहा होगा, ठीक है, यानी कि बी पॉइंट से l/2 दूरी पे लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप टॉर्क निकालेंगे पॉइंट बी के अबाउट, तो बच्चों कोई मदद करना चाहेगा, पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से? mg इंटू l/2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों किसके अबाउट लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट या पॉइंट बी के अबाउट? पॉइंट बी के अबाउट, बिल्कुल। तो इसमें ध्यान रखिए बच्चों, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है उसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखा जाएगा, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा अल्फा की वैल्यू वो भी इसी एक्सिस के अबाउट आएगा। तो अल्फा बराबर टाउ बाई आई, तो डिवाइड कर दीजिए बच्चों, mg l/2 को डिवाइड कर देंगे हम लोग ml²/3 से, तो m और l कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा 3g डिवाइड बाई 2l, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बच्चों 3g डिवाइड बाई 2l आ जाएगी। पर सवाल में हम लोगों से पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है, तो केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। किसी बच्चे ने पिछले उस सवाल में पूछा था कि सर सेंट्रीपिटल क्यों नहीं होगा, सेंट्रीपिटल नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए स्पीड चाहिए, और जब आप रिलीज कर रहे हो तो स्पीड है नहीं, तो केवल टेंजेंशियल होगा, और टेंजेंशियल की वैल्यू रहती है आर अल्फा के बराबर। अब बच्चों यहाँ पे आर की वैल्यू कितना लेंगे आप, एल लेंगे l/2 लेंगे, l/2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से l/2 दूरी पे है सेंटर, और अल्फा 3g डिवाइड बाई 2l, ठीक है। तो यहां से l से l कैंसिल हो जाएगा, 3g डिवाइड बाई 4 आंसर आ जाएगा, ए या बी दोनों सही होंगे, ठीक है। कितने बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया था, एक बार हाथ उठा दीजिए तो मुझे आइडिया लग जाए। बहुत बढ़िया। जिनका कुछ भी समस्या है बच्चों देख लीजिए, पूछ लीजिए, कोई डाउट होगी सर ऐसा क्यों किया, या इसकी जगह ऐसे भी कर सकते थे। बोलिए क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए रोटेशन हो रहा है पॉइंट बी के अबाउट, मतलब ये एक्सिस है, जो मेरा पेन है ये एक्सिस है, और इसके अबाउट ऐसा रोटेट कर रही है रॉड, ठीक है। तो दूरी l/2 होगी क्योंकि सेंटर का निकालना है। बच्चों एक सवाल और इसमें ले लेता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए। डन, ठीक ठीक। बच्चों इसमें एक और सवाल करेंगे प्रैक्टिस के लिए, कोशिश कीजिएगा कि सबका सही है, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। सेम सिनेरियो है, बस इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज ये कर रहे हैं कि एक रॉड है, ठीक है, और वो रॉड जो है हॉरिजॉन्टल से कुछ एक्सेस बनाते हुए ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये मान लीजिए कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और उससे 37 डिग्री बनाती हुई रॉड है, ठीक है, पॉइंट ओ के अबाउट हिंज है, मतलब एक एंड के अबाउट,
और 37 डिग्री बना रही है और यहां रिलीज कर रहे हैं। मास आप इसका ले लीजिए 6 kg, लेंथ आप इसका ले लीजिए 4 मीटर, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लीजिए 10। आपको इस मोमेंट पे बताना है कि इस मोमेंट पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल ही बच्चों आप घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से हमने पिछला सॉल्व किया है बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, कुछ भी नया नहीं करना है। अल्फा निकालना है, टाउ बाई आई लिखना है और आर अल्फा बस। बच्चों आंसर्स नहीं आए हैं एक भी? ओके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक आंसर आया बच्चों अभी तक, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9 आ रहा है, 2.253, 5g/12 आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, 15 आ रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए बच्चों कॉन्सेप्चुअल पहले डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार हमें अगर एक्सेलरेशन चाहिए सेंटर ऑफ मास का तो हमें आर अल्फा करना पड़ेगा, ठीक है। ओके आर की वैल्यू बच्चों 2 लेंगे क्योंकि टोटल लेंथ 4 है और ये 2 है, तो आर 2 होगा और अल्फा निकाल लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सर अल्फा कैसे निकालें? तो अल्फा के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्फा बराबर लिखना है तो टाउ बाई आई लिखिए, टाउ लिखना है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। तो फोर्स के बारे में सोचा गया कि फोर्स कितना लग रहा है और कहां लग रहा है, तो ये पाया गया बच्चों को। देखिए फोर्स ये है mg डाउनवर्ड्स, ठीक है, ऐसे फोर्स लग रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ध्यान से देखिएगा बच्चों, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये x होगी, आप मानते हैं x की, ठीक है, x होगा। तो अब ये x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो x बराबर बच्चों यहां पे होगा 2 cos 37, यानी बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा 2 इंटू 4/5 होगा, यानी 8/5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और फोर्स है m इंटू जी, m है बच्चों 6 और g है 10, तो फोर्स है 60, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 8/5, फोर्स है 60, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 8/5, ठीक है। और I यानी ml²/3, तो m है बच्चों 6, l स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 ml²/3, ml²/3, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते बच्चों, जो चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 5 से कैंसिल करेंगे 12, ठीक है, 4 से कैंसिल करोगे 4 और ये ऊपर बच जाएगा 4, फिर 4 से कैंसिल कर दो ऊपर बच जाएगा 2, तो बच्चों ये बन जाएगा 4 इंटू 2 8 और ऊपर 3 चला जाएगा 24/6। बच्चों मेरा आंसर तुम सबसे भी, रुको एक सेकंड, ये 3 बचा और नीचे 6 बचा तो कैंसिल करो इसको 2, बच्चों मेरा आंसर तो 4 आ रहा है, 4। ये मैंने अभी अल्फा निकाला है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। किसी का आ रहा था क्या बेटा 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर?
और ए निकालोगे तो बच्चों मेरा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अब आप लोग जहां जहां पे आप लोग मेरे से सहमत नहीं है कि सर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं कि सर ये क्यों कर दिया आपने, ऐसा क्यों करना चाहिए। हाँ साइन कंपोनेंट ले दिया था, इससे मतलब ये कंपोनेंट उसके अलावा ये मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस में थोड़ा सा हो गया। हाँ हाँ बोलिए। सर मैंने देखा ना टाउ अल्फा मतलब हमारा आई क्यू अल्फा होगा तो सर आई की वैल्यू लगेंगे 1/3 ml स्क्वायर sin थीटा। अरे अरे ये क्यों करोगे, नहीं 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 नहीं, वही मैं चलिए अभी आपका आंसर करता हूं, वो नहीं होगा, गलत है वो। आप ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा तब लेते जब मान लीजिए एक्सिस ऐसे है और रॉड आपकी ऐसे रोटेट हो रही होती है। मैं बताता हूं आपको, रॉड ऐसे होती है आपका, ठीक है, और इस तरह से रोटेशन हो रहा होता, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेशन हो रहा होता, ठीक है, थीटा एंगल पे। फिर जो आप कह रहे थे वो सही हो जाती, मतलब एक्सिस ऐसे और रॉड ये, या एक्सिस ऐसे रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, जैसे लट्टू रोटेट करता है ऐसे, ऐसे रॉड रोटेट कर रही है। फिर आप ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल सिंपल रोटेशन है, ये रॉड है, ये एक्सिस है और रॉड ऐसे रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो आप ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा नहीं ले सकते। हाँ और कोई कुछ कह रहा था कि सर, हाँ ml स्क्वायर अपॉन 3, हाँ ml स्क्वायर अपॉन 3, हाँ हाँ साइन थीटा नहीं लगाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ कुछ पहले ठीक है रिपीट तो हो ही जाएगा, लेकिन किसी को पिन पॉइंट कोई डाउट होगी सर आपने ऐसा क्यों करा या हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हाँ 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 ये बता दीजिए मतलब आपने cos थीटा ही क्यों किया। ठीक ठीक, sin तो उसको इक्वल मतलब आप क्या कह रहे हैं कि 2 साइन 37 लेते हैं ऐसा। हाँ हाँ देखिए 2 साइन 37 लेंगे तो आपके पास ये दूरी आएगी, ठीक है, 2 साइन थीटा लेने पे ये वाली दूरी आएगी ना, 2 साइन थीटा लेने पे, ठीक है। अब जो टॉर्क निकालते हैं उसमें फोर्स और लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लाइन ऑफ फोर्स तो ये है, उससे इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा, 2 cos 37 लेना पड़ेगा, साइन 37 गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा एक तरीके से और, हाँ हाँ बोलिए। 3 आ रहा है, आपने बाकी सब चीजें सेम रखी हैं। ठीक है मैं कैलकुलेशन फिर से देख लूंगा, ठीक है अरे वाह सबका 3 आ रहा है, मैं कर लेता हूँ कैलकुलेशन फिर से, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डाउट दे देते हैं फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। एक तरीके से और बच्चों सोच सकते हैं आप कि mg इधर है और mg का एक कंपोनेंट आप इधर ले लीजिए, ठीक है, mg के 2 कंपोनेंट आप ले सकते हैं, एक कंपोनेंट ये ले लीजिए, एक कंपोनेंट ये ले लीजिए। देखिए ये 37 डिग्री है, ध्यान सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, जैसे ये 37 डिग्री है तो ये 37 होगा, ये 53 होगा तो ये एंगल 37 डिग्री होगा, ठीक है, आपको ये समझना चाहिए, ये 37 तो ये 37, ये 53, ये 37 तो ये 37, तो mg का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो mg cos 37 आ जाएगा। तो अब बच्चों वही मैं आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि बेटा 2 कंपोनेंट है, एक cos 37 एक sin 37 है, तो cos 37 और sin 37 में से कौन सा कंपोनेंट है जो रॉड को घुमाना चाहता है, रोटेट करना चाहता है, तो कॉस वाला। साइन वाला रोटेट नहीं करना चाहता, ठीक है, साइन वाला तो रॉड को इधर ले जाना चाहता है, वो रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कॉस 37, तो अगर आप ऐसे भी सोचें तो mg cos 37 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mg cos 37 इंटू 2, फिर से टाउ की वैल्यू वही आएगी जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, ठीक है, तो ऐसे होगा। मैं एक बार बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। 3 आ रहा है क्या, मैं करता हूं फिर से कैलकुलेशन एक बार, ठीक है। एक एक करके पूछिए। सेंटर ए सेंटर पेटल में, सॉरी हमें ए टेंजेंशियल निकालना है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। देखिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड नहीं है। देखिए 2 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक हो सकता है सेंट्रीपेटल और एक टेंजेंशियल। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। नॉर्मल डिस्टेंस, जैसे आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ये सेंटर है आपका, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो लेंगे आप 2 मीटर, फिर वहां 2 cos 37 नहीं पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि
इस पॉइंट के अबाउट ये सर्कुलर मोशन ऐसा कर रहा होगा ना, तो उसका रेडियस 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और सेंट्रीपिटल बच्चों नहीं होगा क्योंकि स्पीड नहीं है, स्पीड 0 है इसलिए सेंट्रीपिटल नहीं होगा। ए टेंजेंशियल होगा जो कि आर अल्फा के बराबर होगा। हाँ, तो ए टेंजेंशियल होगा सेंटर के पास और उसकी वैल्यू आर अल्फा होगी। मैं एक बार बच्चों अल्फा निकाल देता हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनका दूसरा आ रहा है, मैं फिर से कैलकुलेट करता हूं। अल्फा बराबर टाउ बाई आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बच्चों, ml स्क्वायर बाई 3 रखेंगे, m है 6, l का स्क्वायर बच्चों यानी 4 का स्क्वायर, ml स्क्वायर बाई 3, और ऊपर रखना होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है बेटा हमारा mg यानी 6 इंटू 10 फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2 cos 37, तो 2 cos 37 हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते बच्चों तो ये 2 बच जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करते हैं 2, 4, 2, 8, 8 दूनी 16, सही है बच्चों, तुम लोग का सही है। 3 आ रहा था क्या तुम लोग का भी? 3, हाँ 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, तो आर अल्फा करेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। और किसी कुछ बच्चों कंसेप्चुअल पूछना है तो पूछ लीजिए। ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं लगाएंगे, बहुत सारे बच्चों ने लगा दिया था, नहीं लगाएंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, सीधे ml स्क्वायर बाई 3 लगाएंगे। हाँ, ये जो आपने कंपोनेंट हाँ, छोड़ा, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे? cos 37 इसको रोटेट करना चाहता है, राइट, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देखिए mg cos 37 इसको रोटेशन कराना चाहता है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, o के अबाउट, तो o से mg cos, ये mg cos 37 का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया ना, mg cos 37 का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg cos 37, ठीक है। और यहां से उसकी दूरी, लाइन ऑफ एक्शन की दूरी 2 मीटर है, तो mg cos 37 इंटू 2, ये टॉर्क आ जाएगा पॉइंट o के अबाउट। बोलिए, तो 2 तरीके से बेटा इसमें आप टॉर्क लिख सकते हैं। अगर आप कंपोनेंट नहीं लेना चाहते हैं कि मैं mg cos और mg sin कंपोनेंट्स नहीं लेना चाहता हूं, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा लगाइए, नहीं तो फिर कंपोनेंट लीजिए, तो कंपोनेंट लेंगे तो आपको दिखेगा कि कॉस वाला नहीं, सॉरी साइन वाला नहीं रोटेट करना चाहता है, कॉस वाला रोटेट करना चाहता है, तो डिस्टेंस और फोर्स, तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालिए बेटा, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। अगली हेडिंग डाल दीजिए, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। ये बच्चों टॉर्क जो है ना वो 2 तरीके से डिफाइन होता है, एक होता है टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, ठीक है, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, और एक होता है टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, और एक होता है टॉर्क अबाउट एन पॉइंट, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, ठीक है, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। अब बच्चों ये जो पहला वाला हिस्सा है इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसी के बारे में अभी तक डिस्कशन सब कुछ चल रहा था, ठीक है, कि टॉर्क अबाउट अ पॉइंट निकाल दीजिए, है ना। इसकी हम लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, टाउ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अब टॉर्क अबाउट एन एक्सिस 2 तरीके से डिफाइंड है बच्चों, दोनों को आपको समझना चाहिए थोड़ा सा, इसका इंपॉर्टेंस बच्चों ज्यादा नहीं है, फिर भी चूंकि एक थ्योरेटिकल पॉइंट है तो हमें पता होना चाहिए 2 तरीके से डिफाइंड है। तो टॉर्क अबाउट अ पॉइंट डिफाइंड है आर क्रॉस एफ, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहते हो तो ज्वाइन कर दीजिए आर वेक्टर से, आर क्रॉस एफ आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये वाली सिचुएशन जो ऑलरेडी आप देख चुके हो कि ये मान लीजिए पॉइंट है ए जिसपे फोर्स लग रहा है, और मान लीजिए आप पॉइंट ओ के अबाउट निकालना चाह रहे हो तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये वेक्टर आर हो जाएगा, वेक्टर आर क्रॉस एफ, ठीक है, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। पर सर ये टॉर्क अबाउट एन एक्सिस क्या होता है?
तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 2 मिनट का डिस्कशन है, ठीक है। अच्छा सर, सवाल सॉल्व करते समय हमें क्या करना चाहिए? जैसे आप बता रहे थे कि टॉर्क बैलेंस करना चाहिए या टाउ बराबर आई अल्फा लिखना चाहिए, उस समय हमें क्या निकालना चाहिए? टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। तो आप बच्चों टॉर्क अबाउट अ पॉइंट से कंफर्टेबल है ना कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से टॉर्क आ जाएगा, तो आप यही सोचिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। आप इसी से करते रहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क एक्सिस के अबाउट भी डिफाइन होता है। तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कैसे डिफाइन होता है, थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, देखिए जैसे मान लीजिए एक कोई फोर्स लग रहा है, कुछ F इस पॉइंट A पे या पॉइंट P पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वो फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है F, ठीक है। आप इस फोर्स का टॉर्क निकालना चाहते हैं इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूं एक्सिस, कुछ ले लेते हैं YY डैश। तो मैं इस फोर्स का टॉर्क निकालना चाह रहा हूं, ये जो पॉइंट P पे फोर्स लग रहा है, बट मैं टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट नहीं निकालना चाहता, मैं एक एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहा हूं। वो एक्सिस कहीं पे भी हो सकती है, मैंने ये ले लिया कि इस एक्सिस के अबाउट मैं टॉर्क निकालना चाहता हूं इस पॉइंट का, ठीक है। स्टेप क्या है? तो बच्चों स्टेप पहला ये है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आप एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जो एक्सिस है जिसके अबाउट आप इस फोर्स का टॉर्क निकालना चाह रहे हैं, उस एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे मैं पॉइंट O ले लेता हूं, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि आप उस एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लीजिए, मैंने पॉइंट O ले लिया। दूसरा स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप, आप उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दीजिए। जैसे कि पॉइंट O मैंने कंसीडर कर लिया, अब पॉइंट O से, पॉइंट O के अबाउट अगर मुझे टॉर्क निकालना है बच्चों ध्यान सुनिएगा, तो पॉइंट O से मैं P को ज्वाइन कर दूंगा, ये मेरा R वेक्टर होगा। अब जो टॉर्क होगा बेटा, वो टॉर्क वेक्टर होगा R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ठीक है। ओके सर, तो पहला आप पॉइंट ले लीजिए, दूसरा जो पॉइंट सेलेक्ट किया उसके अबाउट टॉर्क निकाल दीजिए। तो मैंने टाउ बराबर R क्रॉस F इस पॉइंट के अबाउट निकाल दिया। फिर तीसरा स्टेप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में बच्चों हमें क्या करना है कि जो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आया है ना, जो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आया है, उसका कंपोनेंट लेना है अलोंग एक्सिस, है ना। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, टेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, टेक कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, टेक कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस। मीनिंग क्या है बच्चों, मैं समझाता हूं थोड़ा सा आपको। जैसे ये R वेक्टर किया आपने और ये F वेक्टर है, तो जब R क्रॉस F करेंगे तो R वेक्टर इधर, F वेक्टर इधर, तो R क्रॉस F करेंगे तो टॉर्क इनटू द प्लेन आएगा, ठीक है। टॉर्क आ गया इनटू द प्लेन, है ना। आपकी एक्सिस ऐसे बच्चों और टॉर्क इनटू द प्लेन है, ठीक है। अब मुझे इस टॉर्क का जो कि इनटू द प्लेन है, इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेना है। तो अगर किसी को क्लिक हो जाए और कुछ बताना चाहे, आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो कि ये एक्सिस है, ब्लू कलर की एक्सिस है, ये एक्सिस है और टॉर्क मेरा इनटू द प्लेन है, मुझे इस टॉर्क वेक्टर का जो कि इनटू द प्लेन है उसका इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेना है। तो उस कंपोनेंट को कैसे ले सकते हैं या उसकी वैल्यू कितनी आएगी, किसी के दिमाग में आ रहा हो, बताना चाहता हो तो बिल्कुल बता सकते हैं। मुझे जो टॉर्क इनटू द प्लेन आया है, इनटू द प्लेन ऐसा z एक्सिस के अलोंग, उसका कंपोनेंट लेना है yy डैश के अलोंग। कैसे लिया जा सकता है या कितनी वैल्यू आएगी, कोई भी आप में से सोचना चाहे, बताना चाहे। सही गलत का चिंता मत करिए, ठीक है। गलत होगा तो मैं हूं, मैंने तो भी आपको बताया ही नहीं। कोई भी तो उस वैल्यू, जो टॉर्क की वैल्यू आएगी बच्चों, टॉर्क अलोंग yy डैश, ये 0 होगा। सर कैसे 0 हो गया, क्यों 0 हो गया, बताता हूं मैं आपको। देखिए R क्रॉस F आपने किया, टॉर्क इनटू द प्लेन आया। अब टॉर्क इनटू द प्लेन है मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। टॉर्क इनटू द प्लेन है ना, तो वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब इसका आप इस वाले टॉर्क का कंपोनेंट लेंगे इस एक्सिस के अलोंग, तो cos 90 आएगा ना, क्योंकि टॉर्क ऐसे है, एक्सिस ऐसे है और टॉर्क और एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो जब इसके अलावा आप कंपोनेंट लेंगे तो 0 आएगा। तो इस केस में टॉर्क अलोंग एक्सिस 0 आएगा। सर तो क्या हमेशा 0 आएगा? नहीं बच्चों, हमेशा 0 नहीं आएगा, कुछ केसेस में नॉन 0 आएगा।
तो मैं आपको पहले वो केसेस बता देता हूं जिनमें 0 आएगा। ये केस नंबर 1, इसमें 0 आएगा। तो याद कैसे रखना है कि कभी भी अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस को कट कर जाए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर एक्सिस को कट कर जाए, तो उस फोर्स का टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट हमेशा 0 रहेगा। जैसे कि इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0 रहेगा। मैं एक और फोर्स ले लेता हूं, मैं एक ऐसा फोर्स ले लेता हूं, ऐसा। इस फोर्स का भी टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0 रहेगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो फोर्स है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जो कि ये है, वो जाके फिर से कट कर रही है एक्सिस को, तो इसका भी 0 रहेगा। यानी इस कोई भी ऐसा फोर्स ले लीजिए बच्चों, ठीक है, मैं ऐसा फोर्स ले लूं, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा फोर्स ले लूं, कुछ ऐसा फोर्स ले लूं, या मतलब ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। तो ये देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो फोर्स है वो जाके एक्सिस को कट कर रही है, तो भी इसका भी टॉर्क 0 रहेगा। यानी अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहीं पे भी एक्सिस को कट कर रही है तो उसका टॉर्क 0 रहेगा, ठीक है। अब इससे आप बच्चों ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जैसे सर अगर मैं ऐसा फोर्स ले लूं और इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए मैं पीछे ले जा रहा हूं, देखिएगा सर इसका लाइन ऑफ एक्शन मैं पीछे ले जा रहा हूं, ये तो कहीं कट नहीं कर रहा है, तो आप एक्सिस बढ़ा सकते हो ना, एक्सिस तो इनफाइनाइट हो सकती है, -∞ से +∞, तो कट कर जाएगा। तो जिस भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कट कर जाएगी एक्सिस को, उन सारे फोर्सेस का टॉर्क 0 होगा, ठीक है। मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखिए मत, ये भी लिखवाऊंगा आपको कि कैसे कंपोनेंट्स लेने, क्या करना है वो भी लिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा केस, एक्सिस है और जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है, मान लेते हैं डाउनवर्ड कुछ इस तरह से फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए एक्सिस है y डैश, और मुझे इस फोर्स का टॉर्क चाहिए अबाउट दिस एक्सिस। चलिए बच्चों पहला स्टेप बताइए, अगर मुझे इस फोर्स का टॉर्क चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, तो मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया है, बताइए जल्दी से, क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप पॉइंट ले लेंगे। किस पे पॉइंट लेना चाहिए बेटा? एक्सिस पे पॉइंट लेना चाहिए। हाँ, वो पॉइंट ले लिया, और ये मान लीजिए फोर्स लग रहा था पॉइंट पी पे। अब क्या करना चाहिए बच्चों? पहला स्टेप हो गया, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेंगे। तो देखिए बेटा आर वेक्टर ऐसा हो गया, और अब हमें आर क्रॉस एफ करना पड़ेगा टॉर्क निकालने के लिए। तो फोर्स नीचे की तरफ बेटा आर वेक्टर इस तरह से है, यानी आर क्रॉस एफ की मुझे डायरेक्शन अगर आप में से किसी को क्लिक हो जाए कि किस डायरेक्शन में होगा, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, आउटवर्ड या इनवर्ड। आपको क्या लग रहा है? इनवर्ड होगी बच्चों, ठीक है। आर वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखा, पाम है आपका फोर्स की तरफ, आर क्रॉस एफ इनटू द प्लेन, तो इनवर्ड है टॉर्क, ठीक है। अगर बेटा टॉर्क इनवर्ड है तो जल्दी से मुझे बता दो, तीसरा स्टेप मैंने बताया था कि एक बार आपने टॉर्क निकाल लिया तो जैसे इनवर्ड है, अब मुझे एक्सिस के अलोंग टॉर्क चाहिए, तो क्या करना चाहिए फिर? इस टॉर्क का कंपोनेंट लेना चाहिए एक्सिस के अलोंग, है ना। तो यहां पे देखिए बेटा टॉर्क एक बार फिर से अंदर की तरफ है और आपकी एक्सिस इस तरह से, तो कंपोनेंट कितना आएगा इस टॉर्क का इस एक्सिस के अलोंग? बताइए। 0। तो यहां पे बच्चों टॉर्क अलोंग y डैश फिर से 0 आएगा। इसका मतलब सर हर केस में 0 आएगा? नहीं बच्चों, फिर से एक बार, एक केस मैं अभी लास्ट में आपके साथ डिस्कशन करूंगा जिसमें नॉन 0 आएगा। तो इस फोर्स का भी टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0 आएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट, कभी भी फोर्स एक्सिस के पैरेलल हो तो भी टॉर्क 0 होगा। सर पर दो ही केस तो होंगे, या तो कट कर रहा होगा या तो पैरेलल होगा, दोनों में 0 हो गया तो हमेशा ये तो 0 रहेगा? नहीं, एक केस मैं दिखाता हूं जहां पे नॉन 0 आएगा। देखिए बच्चों ये एक्सिस है y डैश, इस बार फोर्स लग रहा है, बट बेटा फोर्स इस बार इस पॉइंट P पे लग रहा है, और फोर्स जो है बेटा वो आउटवर्ड है, आउट ऑफ द प्लेन है, बाहर की तरफ, आपकी तरफ लग रहा है। तो फिर से अगर मुझे एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है तो फिर से एक बार बच्चों मुझे वही काम करना पड़ेगा, एक पॉइंट लेना पड़ेगा। मैं कहीं भी ले सकता हूं एक्सिस में वो पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो आर क्रॉस एफ बच्चों, बस मुझे आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन बता दो इस बार। इस केस के लिए आर क्रॉस एफ किधर होगा? फोर्स ऊपर है, आर वेक्टर इधर है, राइट साइड। देखिए टाउ वेक्टर बराबर आर क्रॉस एफ, तो आर वेक्टर की तरफ बच्चों आपकी फिंगर्स होंगी, एफ वेक्टर की तरफ आपका पाम होगा।
आर वेक्टर की तरफ फिंगर्स है, एफ वेक्टर की तरफ पाम है। तो बच्चों देखिए थंब आपका इधर पॉइंट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को? ये टॉर्क वेक्टर होगा, क्लियर है? तो मैंने एक्सिस पे लिया, एक्सिस पे एक पॉइंट लिया, उसके बाद इस फोर्स का टॉर्क निकाला, टॉर्क का डायरेक्शन इधर आ रहा है। अब बच्चों मुझे इस टॉर्क का कंपोनेंट चाहिए इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग। तो बेटा टॉर्क का अगर कंपोनेंट चाहिए इस एक्सिस के अलोंग, ध्यान से देखना, इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट चाहिए। मान लीजिए बच्चों मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये भी थीटा, ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब मुझे बताइए टॉर्क वेक्टर है, इसका एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा? टाउ कॉस थीटा या टाउ साइन थीटा? टाउ साइन थीटा, ठीक है। तो ये बेटा देखिए टॉर्क का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो एक्चुअली में टाउ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होगा, एक्चुअल में कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होगा, जो कि मिलके बन जाएगा टाउ साइन थीटा। क्लियर है क्या बच्चों? है ना? और तो ये इस बार देखिए टॉर्क का जो कंपोनेंट है वो जीरो नहीं है, टाउ के कंपोनेंट की, टॉर्क के कंपोनेंट की कुछ वैल्यू है। तो सर किस केस में वैल्यू नॉन जीरो होगी? जब भी फोर्स आपका एक्सिस के स्क्यू पैरेलल हो। स्क्यू पैरेलल, पैरेलल नहीं, पैरेलल मतलब ये, एंटी पैरेलल मतलब ये, स्क्यू पैरेलल, स्क्यू पैरेलल मतलब ये वाला पैरेलल, ठीक है। फोर्स अंदर की तरफ हो या फोर्स बाहर की तरफ हो तो फिर टॉर्क नॉन जीरो आएगा। अब इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। बच्चों आपका डोर है ना, किसी भी आप जनरल आप अपने रूम के डोर या जिस क्लास में आप बैठे हैं उस डोर को आप सोच सकते हैं, कोई भी डोर कंसीडर कर लीजिए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप बताइएगा कि डोर रोटेट होगा कि नहीं। मान लीजिए बच्चों ये डोर है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ डोर है, मतलब ये हिंज वाला, वो दीवार के पास जिस दीवार से दरवाजा लगा रहेगा वो उसकी एक्सिस ये है वाई वाई डैश। बच्चों मैं कुछ सवाल पूछता हूं आपसे। मान लीजिए आपने उस दीवार पे ये जो दरवाजा है इस पे इस तरह से फोर्स लगाया, बताइए दरवाजा रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इसके अबाउट ऐसे ओपन हो सकता है, बंद हो सकता है। अब आपने क्या किया, दरवाजा ऐसे पकड़ा और ऐसा खींचना शुरू किया, रोटेशन होगा क्या दरवाजे में? नहीं होगा। इसीलिए इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क जीरो है, क्योंकि टॉर्क नॉन जीरो होता तो रोटेट कर जाता। एक और केस देता हूं आपको, बताइएगा। फोर्स आपने ऐसे लगाने के बजाय फोर्स आपने ऐसे लगा दिया, अब क्या कहते हैं बेटा? नहीं होगा सर। अभी भी नहीं रोटेट होगा, इसका मतलब अभी भी इस फोर्स का भी टॉर्क जीरो है। और मैं एग्जांपल देता हूं, अब आपसे रोटेट नहीं हो रहा, आपने ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ धकेलना शुरू किया दरवाजे को, अभी रोटेट होगा? ये दरवाजा बच्चों आप ऐसे ऐसे उसको पुश करने लगो नीचे, तो क्या इसके अबाउट रोटेशन होगा क्या? नहीं होगा। आप इधर से आप नीचे से दरवाजे में फोर्स लगा के ऊपर उठाना शुरू कर दो दरवाजे को, तो क्या रोटेशन होगा? नहीं होगा। अब अगर इसमें नोटिस करें बच्चों, नोटिस कीजिए, ये भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस को कट कर रहा है, इन दोनों का टॉर्क जीरो। इसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है एक्सिस के, टॉर्क जीरो। इसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है एक्सिस के, टॉर्क जीरो। अब किस केस में रोटेट करेगा बच्चों? मान लीजिए दरवाजे का हैंडल है, आप इसको खोलना चाहते हैं या दरवाजे को बंद करना चाहते हैं, तो किस केस में दरवाजा एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाएगा? वो केस तब होगा बच्चों जब आप फोर्स अंदर की तरफ लगा दीजिए या फिर फोर्स बच्चों किधर लगा दीजिए, बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ लगाएंगे तो रोटेशन हो जाएगा, बाहर की तरफ लगाएंगे तो रोटेशन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक्सिस के अबाउट टॉर्क केवल एक केस में आपको नॉन जीरो फोर्स, नॉन जीरो टॉर्क देगा, वो एक्सिस है जब फोर्स का डायरेक्शन और एक्सिस स्क्यू पैरेलल हो, ठीक है। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसी भी तरीके से एक्सिस को कट कर रही है तो फिर उसका टॉर्क जीरो होगा। अब मैं सम अप कर देता हूं जो भी चीजें आपको समझाई। देखिए मैंने आपको सबसे पहले कहा जब हम लोगों ने टॉर्क की शुरुआत की थी तो हम लोगों ने टॉर्क अबाउट अ पॉइंट पढ़ा था, लेकिन टॉर्क दो तरीके से डिफाइन होता है, एक तो अबाउट अ पॉइंट डिफाइन होता है, एक अबाउट एन एक्सिस डिफाइन होता है।
सर सवालों में हमें क्या सोचना चाहिए अबाउट अ पॉइंट, अबाउट एन एक्सिस? तो अबाउट अ पॉइंट सोचिए, जैसे हम सॉल्व करते आ रहे थे सवालों को वैसे ही सॉल्व करना है। तो सर इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या टॉर्क अबाउट एन एक्सिस डिफाइन होता है? तो हाँ डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस डिफाइन करने का या सॉल्व करने का तरीका होता है कि जिस एक्सिस के अबाउट आपको फोर्स का टॉर्क निकालना है, उस एक्सिस पे एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क निकालिए, और फिर जो टॉर्क आया है उसका कंपोनेंट ले लीजिए एक्सिस के अलोंग। इस तरह से आप टॉर्क अबाउट एन एक्सिस तक पहुंच सकते हैं। फिर मैंने आपको सामने कुछ केसेस लिए कि जब भी देखिए फोर्स पैरेलल होगा तब टॉर्क जीरो होगा, जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस को कट करेगी तब जीरो होगा। बस एक केस है जहां पे टॉर्क एक्सिस के अबाउट नॉन जीरो आएगा, वो केस क्या है? जब फोर्स स्क्यू पैरेलल हो एक्सिस के, तब वहां पे टॉर्क नॉन जीरो आएगा। चलिए अब आप बच्चों, ये हेडिंग शायद आपने डाल ली थी, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, और ये स्टेप्स पहले लिख लीजिए कैसे डिफाइन होता है, और फिर कब कब जीरो होगा वो लिख लीजिए, और किस केस में नॉन जीरो होगा वो लिख लीजिए। ये स्टेप्स का कौन सा स्टेटमेंट आप ओके सर स्टेप्स के लिखिए। फर्स्ट स्टेप, कंसीडर अ पॉइंट ऑन एक्सिस। स्टेप 1 में लिखिए कंसीडर पॉइंट ऑन एक्सिस। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप है टेक पॉइंट ऑन एक्सिस, सेकंड स्टेप है, मैं बोल रहा हूं बच्चों कि ये स्टेप के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है? तो पहला स्टेप मैंने बोला कि आप एक्सिस पे एक पॉइंट ले लीजिए, तो कंसीडर अ पॉइंट ऑन एक्सिस। दूसरा स्टेप बोल रहा हूं, दूसरा स्टेप, कैलकुलेट टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। कैलकुलेट टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। कैलकुलेट टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। यस सर। अगला स्टेप लिखिए। ये बच्चों मैंने थर्ड स्टेप लिख दिया है, मैं बोल भी रहा हूं, जिनको कंफ्यूजन हो वो थर्ड स्टेप बोर्ड से भी आप रेफरेंस ले सकते हो। थर्ड स्टेप में लिखिए टेक कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, टेक कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, टेक कंपोनेंट ऑफ टॉर्क along axis। यस सर। ठीक, अगला लिखिए। अब बच्चों आपको लिखना है कब कब टॉर्क जीरो होगा। पहला पॉइंट लिखिए, अगर अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस को कट करती है। रिपीट कर दीजिएगा। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस को कट करे, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस को कट करे, तो टॉर्क जीरो होगा। यस सर। ठीक, फिर बच्चों अगली लाइन लिखिए,
कि इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस तो भी टॉर्क जीरो होगा। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस के पैरेलल है तो भी टॉर्क जीरो होगा। यस सर। ठीक, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पैरेलल होगी एक्सिस के तो भी टॉर्क जीरो होगा। अगली लाइन लिख लीजिए। क्या लिखना? अगली लाइन में लिखिए, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस के अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस के स्क्यू पैरेलल है स्क्यू पैरेलल है। बच्चों आप स्क्यू पैरेलल का मतलब तो जानते हैं ना आप सभी। स्क्यू पैरेलल मतलब कि जैसे ऐसे वाले पैरेलल, ये भी कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल है ना, स्क्यू पैरेलल, ऐसा स्क्यू पैरेलल। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस के स्क्यू पैरेलल है तो टॉर्क नॉन जीरो होगा। यस सर। ठीक, और बच्चों ये दरवाजे का एग्जांपल लिख लीजिए। कभी सवाल बने टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का और आपको कंफ्यूजन हो कब जीरो है कब नॉन जीरो है, ये सारे एग्जांपल दिमाग में रखिएगा। हाँ। तो दरवाजे का मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो दरवाजे का डायग्राम ध्यान रखिएगा। जिस केस में खुलेगा वो टॉर्क नॉन जीरो, बाकी जीरो। हम्म बाकी बच्चों आप दरवाजे का एग्जाम्पल आप अपने जो लोग लिख चुके हैं दरवाजे का एग्जाम्पल ड्रॉ कर लीजिए। ऊपर फोर्स लगा दीजिए, नीचे से फोर्स लगाइए, साइड में फोर्स लगाइए और सब में लिख दीजिए दरवाजा नहीं खुलेगा। स्क्यू पैरेलल होगा तो फिर टॉर्क नॉन जीरो, दरवाजा खुल जाएगा। इस वाले डायग्राम में क्या पूछ रहे हैं आप? लाइन ऑफ एक्शन। देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का ये जैसे ये ऐसे ये फोर्स लग रहा है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो उसका लाइन ऑफ एक्शन इसके आप ऐसा लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। ये फोर्स लग रहा है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा। तो जो जिस मतलब जैसे फोर्स लग रहा है उसकी लाइन को बढ़ा दीजिए वही लाइन ऑफ एक्शन हो जाता है। ठीक है, समझिए आप। जैसे ये फोर्स लग रहा है, अब जिस लाइन पे लग रहा है उसको बढ़ा दीजिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाता है। तो अगर वो लाइन कट कर रही है एक्सिस को तो उसका टॉर्क जीरो होगा। चलिए बच्चों बाकी का डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगली क्लास में हम लोग सवाल करने वाले हैं बच्चों ढेर सारे, जो आपके टेस्ट का इस बार का सिलेबस है। हाँ हाँ, बाय बाय बेटा। हाँ हाँ, ये नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ,
चलिए बच्चों ब्रेक लीजिए, हम लोग 11 बजे के आसपास मिलते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने एक बार वो सॉलिड हेमिस्फीयर और नहीं होलोग हेमिस्फीयर और इसका क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर बताया था क्या आपने? मुझे याद नहीं बच्चे, आप अभी ब्रेक के बाद मिलते हैं, तो आप ब्रेक के बाद मिलते हैं, आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। याद दिला दीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए ठीक है बच्चों, ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू।